हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं कि 99% लोगों कहां जाके बाय करते हैं, बोले टॉप पे जाके बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं आप लोगों को पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूं, फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक डिस्कस करूंगा जिसमें आप ये देखेंगे कि हाँ यार, यहाँ पर ऊपर पे जाकर के बाइंग होती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 99% लोगों को ये लगता है कि यार इस जगह से मेरे से स्टॉक छूट गया तो क्या यहाँ पे मैं प्रॉफिट जनरेट करने से मिस हो गया, तो यार इस स्टॉक की बहुत शानदार खबर चल रही थी। ये स्टॉक भाई यहाँ से 98 रुपीज से चलना शुरू हुआ था, चलते 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 150 पहुंच गया। अब मेरे समझ में नहीं आ रही क्या करूं। एक काम करता हूं, अगर कल ऊपर चलेगा तो फिर खरीद लूंगा। फिर वो कैंडल कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि आज भी चला, उसके अगले दिन भी चला, फिर उसके अगले दिन भी चला। अब आदमी लगता है कि अरे यार ये तो चलते ही चले जा रहा है। भाई ये ऐसा चलता ही चला जाएगा। अब ऐसा ही चलता चला जाएगा। जितने लोगों को ऐसा लगता है वो क्या करते हैं, अगले दिन के क्लोज पे यहाँ पे सवेरे में यहाँ पे देखते हैं, 2-1 दिन का प्लस देखेंगे मुश्किल से और मार्केट घूम के वापस से पलट जाएगा। इसलिए कहा जाता है, कहावत है कि वेयर डू मोस्ट पीपल बाय, दे बाय एक्सुबरेंटली एट द टॉप। मतलब कि वो जो खरीदेंगे वो अल्टीमेट टॉप होगा। जो भी नया आदमी आकर के स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा है इस वक्त, इस समय पर मतलब जिस समय का मार्केट चल रहा है, उसकी बाइंग अगर किसी स्टॉक में हो रही है और वो स्मॉल कैप स्टॉक तेजी से दौड़ रहा है, वो लार्ज कैप स्टॉक तेजी से दौड़ रहा है, वो माइक्रो कैप स्टॉक तेजी से दौड़ रहा है, तो उनकी बाइंग कहां जाके हो रही है? एकदम टॉप पे जाके हो रही है। अब इसके कुछ सॉल्यूशन होते हैं कि मैं अपनी बाइंग को टॉप पे होने से कैसे बचा सकता हूं। मतलब कि मुझे एकदम टॉप पे नहीं खरीदना है। देखिए अल्टीमेटली एक स्टॉक अगर 98 का 150 पहुंच गया तो खरीदना मुझे 150 के आसपास ही पड़ेगा। पर 150 के आसपास 130 भी आता है और 150 के आसपास 140 भी आता है। तो अगर मैं 150 को छोड़ करके नीचे में कोई सा दूसरा रेट अगर निकाल दूंगा, इसका मतलब मैंने अपने आप को टॉप की बाइंग से बचा लिया। अब इसके क्या सॉल्यूशंस होते हैं और ऐसे कौन से स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मैं अपने टॉप पर हूं, और अगर मैं थोड़ा सा वेट कर लूं तो मैं प्राइस को नीचे तक होल्ड कर सकता हूं। तो चलिए समझते हैं। यहां पे जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है वॉल्यूम का। अब भाई वॉल्यूम से मतलब क्या निकल कर आ जाता है? ये एक ऐसा मंत्र है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्राइस जो है वो अपने क्लाइमेक्स सिनेरियो पे, क्लाइमेक्स मतलब यहां पर एक्सुबरेंटली बाइंग हो रही है और आप देखोगे वो अधिकतर बाइंग या तो कोई प्लेयर अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर वहां पर नए रिटेलर्स की एंट्री आ रही है, जिस कारण से प्राइस में इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है ऑन द ब्रेकआउट। अब वॉल्यूम में दो दिक्कत होती है। वॉल्यूम आपको कहां फंसा देता है? इसमें दिक्कत हो जाती है कि आप ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने में भी इसी का इस्तेमाल करते हो। अपन जो ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करते हैं उसमें भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, और अपन ये बोलते हैं कि प्राइस अगर खूब ऊपर पहुंच जाएगी तो वॉल्यूम बढ़कर के आएगा, उसमें भी अपन वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे में वॉल्यूम जो है वो कंफ्यूजन की साइड चले जाता है। ऐसे में हम दूसरे चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। कि अगर प्राइस का अपने स्पेसिफिक कोई ईएमए से एक्सटेंशन हो रहा है तो जाके हम अवॉइड करेंगे क्या करना? एंट्री करना। भाई एक्सटेंशन कितने परसेंट का हो सकता है? मैं मान रहा हूं भाई 20% की एक्सटेंशन पे, 15% की एक्सटेंशन पे मैं एक रूल बना लूंगा कि 20 ईएमए से अगर प्राइस 50% या 20% एक्सटेंडेड है तो मुझे बाइंग नहीं करनी है। 20 ईएमए से प्राइस एटलीस्ट 10% एक्सटेंडेड होगी या फिर 20 ईएमए पर ही होगी, यानी कि ऑन 20 ईएमए, तभी जो है मैं एंट्री के बारे में प्लान करूंगा। क्या रूल बनाया मैंने? पहला रूल बनाया वॉल्यूम पर। वॉल्यूम क्योंकि ब्रेकआउट के कारण भी हमको फंसाता है, इसलिए जो है अपन वॉल्यूम को सेकेंडरी रखेंगे और प्राइमरी किसको रख देंगे? एक्सटेंशन को। अब 20 ईएमए से अगर 20% से ज्यादा एक्सटेंशन हो रहा है, 15% से ज्यादा एक्सटेंशन हो रहा है तो हम अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे कि एक्सटेंशन या तो 10% पे आए या फिर प्राइस ही 20 ईएमए पे आ जाए, तो हमारी एंट्री के लिए बेस्ट पॉइंट होगा। ऐसे सिनेरियोज में एंट्री करना बेटर होता है। किस स्टॉक्स में? जो कि ऐसा भाग रहे और हमें लग रहा है कि अरे कहीं हमसे छूट ना जाए। इस वाले फैक्टर को आप एक समय के लिए मत कंसीडर करो, क्योंकि ये वाला रूल हम तब भी इस्तेमाल कर लेते हैं जब ब्रेकआउट होता है। ये मैं बार बार समझा रहा हूं। एक ही चीज को दो तरीके से देखने का नजरिया होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये बोलते हैं कि भाई मैं क्रॉस ओवर पे ट्रेड करता हूं, मतलब अगर 30 ईएमए और 10 ईएमए का मैं क्रॉस ओवर लगा देता हूं तो 10 ईएमए 30 को क्रॉस करेगा तो मैं बाइंग करूंगा। पर बहुत से लोगों का ये भी नजरिया होता है, मैं आपको एक रूल बता देता हूं, जब 10 ईएमए 30 को क्रॉस करे और प्राइस खूब ऊपर जा चुके तो आप शॉर्ट करके ट्रेड करो। इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रेडिंग, यानी कि अपन क्या करते हैं? एक्सटेंशंस को शॉर्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस आ जाते हैं जहां पे चीज एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है। अब ऐसे सिनेरियो में अपने को क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम भी उसी में से एक प्रकार की चीज है जो ब्रेकआउट पर बड़े बड़े मूव्स भी करा सकता है, और अगर बड़ा वॉल्यूम एक स्पेसिफिक जगह पे आ गया तो वो टर्न अराउंड भी करा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि वहां पे शार्प सेलिंग हुई है या फिर बाइंग। मतलब जो बड़ा बायर था अगर उसने बाइंग करी है, वहां पर बाइंग की वॉल्यूम बड़ी आई है, एक ही बायर से बड़ी वॉल्यूम आई है, मतलब वहां पे ब्रेकआउट है। और अगर वॉल्यूम धीमे धीमा करके बायर्स के कारण बढ़ा है पर एक सेलर ने एग्रेसिव सेलिंग करी उस वाली जगह पे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि वो ब्रेकआउट नहीं है, वो फॉल्स ब्रेकआउट है और वहां पे प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगी। इसलिए हम वॉल्यूम को सेकेंडरी लेके चल रहे हैं, प्राइमरी किसको लेके चल रहे हैं? एक्सटेंशन को। और एक्सटेंशन जो है वो आपको बचा देगा टॉप पर बाइंग करने से। किसका इस्तेमाल करना है? 20 ईएमए का इस्तेमाल करना है। 20 ईएमए से अगर प्राइस 15 से 20% ऊपर खिंच रही है मतलब मुझे अवॉइड करके चलना है। 20 ईएमए से प्राइस अगर 15% से ऊपर है मैं अवॉइड करूंगा, 20% से ऊपर है मैं अवॉइड करूंगा, 10% के आसपास है मैं देखूंगा कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर चार्ट पैटर्न वापस तेजी का बन रहा है तो एंट्री की संभावना है।
अगर तेजी का नहीं बन रहा और अभी भी मध्य की तरफ ही प्राइस मूव कर रही है तो फिर मैं वेट करूंगा ऑन 20 EMA आने का। ऐसे में क्या होगा कि मैं क्या अवॉइड कर लूंगा, मैं बाइंग ऑन टॉप अवॉइड कर जाऊंगा। अब अपन चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर चल के समझते हैं कि कैसे हम टॉप पर बाइंग करने से बच सकते हैं। तो अब जो है अपन यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे अपन किस पे आ चुके हैं, IRFC पे। क्या सिचुएशन है, IRFC जब अपने बिगिनिंग फेज में चलना शुरू हुआ था, यानी कि जब उसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया था, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 दिन लगातार तेजी करे। अब ऐसे में क्या होता है, आदमी को लगता है कि भाई 6 दिन की तेजी हुई है, इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से छूट जाए। पर आप देखिए यहां से मैंने 20 EMA प्लॉट कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, क्या रूल है अपना, 20 EMA का रूल है। अगर 20 EMA के लेवल से प्राइस अगर 15-20% से ज्यादा चल चुकी है, मतलब मुझे अवॉइड करना है। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है इस वाले केस में जो है प्राइस लगभग 20% से ज्यादा चली है। यहां पे अगर मैं 20 EMA से प्राइस को प्लॉट करता हूं तो मुझे ज्यादा एक्सटेंशन दिखेगा। मैंने क्या करा, यहां पे अवॉइड किया, भाई नहीं लेना है। फिर क्या हुआ, प्राइस ने होल्ड किया और एक शार्प फॉल दिया। प्राइस कहां आ गई, 20 EMA के पास में आ गई। अब मुझे इस स्टॉक में एंट्री लेना था। मैंने क्या करा, टॉप की जगह पे यहाँ पे जो गेन बचा है वो कितना परसेंटेज बचा। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग मैंने 7% के आसपास की एंट्री कर ली। यहां से मैं इस वाले रेड कैंडल की क्लोजिंग के आसपास मार रहा हूं जहां पे मैं एंट्री कर पाता। अब अगला सिनेरियो क्या आता है, आगे में आप देखिए प्राइस ने क्या करा, एक सीधा सा जोन बना लिया। उस सीधे से जोन के अंदर में प्राइस जो है होल्ड हो गई। फिर यहां से मैंने अगला एक्सटेंशन देखा कि इस वाले पॉइंट से लगा करके यहां तक अगर मैं देखता हूं तो क्या आ रहा है, 8% आ रहा है। इसका मतलब ये एंट्री करी जा सकती है। प्राइस वहीं पे ही है, प्राइस वहीं होल्ड कर रही है जहां पे आप एंट्री कर रहे थे। पर अब क्या हुआ, EMA ने अपने आप को ऊपर की तरफ मूव किया, मतलब कि अब प्राइस एक्सटेंडेड नहीं है, प्राइस में स्टेबिलिटी आ चुकी है। देखिए क्या होता है, प्राइस अगर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करती है तो EMA लेग कर जाता है, ठीक है। और अगर EMA लेग कर गया, इसका मतलब जो रिसेंट प्राइस ऊपर गई है वहां पर आपको क्या मिला है, स्टेबिलिटी नहीं आई है। और अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आई है, इसका मतलब वहां पे बैलेंस नहीं बना है। प्राइस में हमेशा बैलेंस होना जरूरी है। जब भी मैं बाइंग करूंगा मैं हमेशा बैलेंस्ड प्राइस बाय करूंगा। अब ये बैलेंस्ड प्राइस क्या है, बैलेंस्ड प्राइस वो प्राइस है जहां पे बायर इज इक्वल टू सेलर है। जैसे इस वाले जोन में बायर इज इक्वल टू सेलर था पूरे समय, और फिर जैसे ब्रेकआउट होना शुरू हुआ, एक्सटेंशन के पहले मैं खरीद चुका था और फिर मुझे मूव दिखा। ऐसे में क्या हुआ, मैं टॉप पे बाइंग करने से बच गया। अब ये तो ये वाली बात है कि आप लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे भी खरीद लिया तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा व्यू तो इन्वेस्टमेंट का था। भाई ये अच्छी बात है ना कि ये स्टॉक चलता चला गया। अब नहीं चलता तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं इसी स्टॉक में आगे बताता हूँ कि अब आप कहां फंस सकते हो। अब जो है अपन IRFC के चार्ट में आगे की तरफ आ गए। अब आपको यहाँ से दिखाई देगा कि प्राइस ने फिर वो सॉलिड मोमेंटम करना शुरू किया। अपन जो है इस वाली जगह की बात कर रहे थे, जब प्राइस ने नीचे से एक बड़ा मूव लिया था। जितने भी लोगों को भाई ये छोटा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, मोमेंटम छोटा नहीं है। 80 रुपए की प्राइस 100 रुपए तक पहुंची, मतलब हुई तो जोरदार तेजी है। पर तेजी में क्या होता है कि जब एक स्टॉक तेजी में मूव करना शुरू करता है और उसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूज होती है या फिर उस स्टॉक में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो ऐसे में क्या होता है, प्राइस एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन बनाती है। अब ऐसे में क्या होता है, 99% लोगों की बाइंग यहाँ आती है, फिर वो होल्ड करते हैं। अगर स्टॉक और चलता है तो वो पैसा बनाते हैं। पर अब जितने लोगों की बाइंग यहाँ आई, क्या वो पैसा बना पाए, नहीं बना पाए, फंसे हुए मतलब वो उनको पता है कि अब आगे चल के भविष्य में फिर से बड़ा मूव आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। भाई मेरा कहना है आगे चल के भविष्य में बड़ा मूव आएगा, आप निकल जाओगे, समझ में आता है। पर यहीं लेके क्यों निकलना है, क्या मैं यहां लेके नहीं निकल सकता? मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों अपन यहां, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपन यहां ले लेते हैं। भाई यहां लेने का अपना सिद्धांत ही नहीं बनता ना, अपना कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल है जो इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। पर अपन यहां तो ले सकते थे, क्यों, अगले मूव के लिए। जैसे अपन ने यहां खरीदा वैसे ही अपन यहां खरीदते, तो कितना अंतर आ गया। अब आप दोनों के बीच में अंतर चेक कीजिए। यहां पे जब आप बाइंग कर रहे थे तब प्राइस चल रही थी लगभग इस वाली जगह पर 170 रुपए के आसपास, और जब अपन यहां पर खरीदी कर रहे हैं तब अपन कर रहे हैं 160 रुपए के आसपास। मतलब अपन ने नेट 10 रुपए की बचत करी। क्या अपन से कुछ छूटा? कुछ नहीं छूटा, क्योंकि अगर अपन यहां खरीद भी लेते तो अगले दिन का मूव आता, वो अगले दिन के मूव में बेचने वाले हैं नहीं। भाई जब अपन ले रहे हैं किसी चीज को, इस जगह पर हम लेने के लिए इंटरेस्टेड है, इसका मतलब हमारा मोटिव है कि ये स्टॉक ऊपर में जाने वाला है, 200 रुपए 500 रुपए, ऐसा सबका व्यू है। अब अगर इस व्यू के लिए आप खरीद रहे हो, आपका व्यू अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का है, तो इन्वेस्टमेंट वाले मूव पे हम 5 रुपए चलने पे तो बेचने से रहे। ऐसे में क्या होता है, हम इस स्टॉक को यहां पर लेते हैं, फिर हम बोलते हैं नीचे जाएगा तो और लेंगे। अब देखा जाएगा जो इस वाले सीनियर से ट्रेडिंग करते हैं उनको स्टार्टिंग बाइंग इतनी नीचे रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली जब वो एवरेजिंग करें तो एवरेजिंग पे इफेक्ट दिखाई दे। ऐसे में क्या होगा, जब प्राइस नीचे की तरफ आकर के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी तब अपन आगे की चर्चा कर पाएंगे और अपने एवरेजेस को व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर पाएंगे और प्राइस को नीचे की तरफ में अधिक से अधिक बाइंग करके ऊपर की तरफ मोमेंटम के लिए छोड़ पाएंगे। इसलिए मैंने क्या कहा था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं एक्सटेंशन पे टॉप पे तो नहीं खरीद रहा हूं। तो कुछ नहीं करना है, अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाना है, स्टॉक को देखना है, 20 EMA प्लॉट करना है और एक्सटेंशन मार्क करना है कि भाई अगर एक्सटेंशन 20% से ज्यादा आ गया मतलब मुझे अवॉइड कर देना है। यहां पे जैसे 6% आ गया, प्राइस घूम के 6% के आसपास आ गई, मतलब नेट 10% से नीचे आ चुकी है, अब मैं बाइंग कर सकता हूं, यानी मेरे लिए बाइंग का परफेक्ट सिनेरियो। अब प्राइस नहीं चली तो भाई वो तो यहां से भी नहीं चलनी थी, और अगर प्राइस चल दी तो वो यहां से भी चल रही थी, मैंने नीचे खरीदा तो भी वो चल दी। तो दोनों सिनेरियोस आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब हम प्रॉपर तरीके से चीजों को बैलेंस कर लेते हैं और बैलेंस्ड प्राइस को खरीदते हैं तो हम अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे आप लोग बच सकते हो किसी चीज को ऊंचा खरीदने से। हमें ये चीज का ध्यान रखना है, यही चीज हमें ऑप्शन में भी ध्यान रखनी होती है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि 60 रुपए की चीज अब 100 रुपए पहुंच चुकी है, उनको लग रहा है अभी भी तेजी होगी। वो जो अभी भी तेजी के लिए खरीदते हैं अल्टीमेटली वो एक्सटेंशन पे खरीद रहे होते हैं, या तो 100 की चीज को वापस से 80 आने का वेट करें, क्योंकि ये ऑप्शन है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप तो 100 की चीज को वापस से 60 आने का वेट करो तभी खरीदी करना, क्योंकि वहां पे साथ साथ थीटा डीके भी काम करता है। ये तो स्टॉक से यहाँ तो कुछ नहीं बिगड़ता है, यहाँ तो 5 साल कुछ नहीं बिगड़ता कि चलो ठीक है फंस गए तो होल्ड कर लिया। यहाँ तो गुरुवार मतलब काटना ही काटना है, बुधवार मतलब काटना ही काटना है। तो इस चीज का ध्यान रख करके वर्किंग करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें और डिफरेंट चीजें प्लान कर रहा हूं। और एक और चीज है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सीरीज चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस वाली चीज की स्पेसिफिक सीरीज चाहिए, मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बना दूंगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप बिल्कुल इस वाले चैनल के साथ जुड़ जाइए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग चैनल है, तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।